एनर्जी जिस इंसान के अंदर होती है उसको कार्य करने की क्षमता ज्यादा होती है, वो स्पीडली वर्क करता है, तो ये होती है एनर्जी। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल पे। तो आज हम डिस्कस कर रहे होंगे बेसिक फिजिक्स की तीसरी क्लास, जिसमें हम देख रहे होंगे वर्क, एनर्जी और पावर को। तो उसे देखने से पहले हम बता दे रहे हैं कि हमारी एक सीरीज चल रही है जिसका ये तीसरा वीडियो है। इस सीरीज में हम लगभग 20 दिन में पूरी जो जनरल फिजिक्स है यानी कि बेसिक फिजिक्स जो कि कंपटीशन एग्जाम्स में पूछी जाती है और बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका हम सीख रहे होंगे, उसी का हम पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो देख लीजिए पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, वर्क, एनर्जी और पावर। तो उसके पहले हम देख लेते हैं कि वर्क, एनर्जी, पावर में हम कौन कौन सी चीज आज डिस्कस करेंगे। तो वर्क, एनर्जी, पावर में हम वर्क पहले देखेंगे क्या होता है, वर्क की डेफिनेशन, वर्क का फॉर्मूला देख लेंगे और उसके बाद फिर एनर्जी देखेंगे। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे रिलेशन क्या है मतलब कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच। उसके बाद पावर और कंजर्वेशन, लॉ ऑफ एनर्जी, बस इतना ही, क्योंकि वर्क, एनर्जी, पावर में बेसिक इतना ही है। बाकी जो है वो सारा एडवांस लेवल है, लेकिन हम एडवांस लेवल अभी नहीं जा रहे हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारा है वर्क। तो वर्क क्या होता है आप जानते ही होंगे, वर्क क्या होता है, नहीं जानते हैं, चलिए हम बताते हैं। देखिए वर्क जनरली ये होता है कि हम फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट कर दे किसी चीज में, मतलब कि वर्क के लिए साइंस में बहुत सारी कंडीशंस हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आप स्कूल जाते हैं, स्कूल से घर आ जाते हैं, तो आपने वर्क कुछ किया है, लेकिन आपने वर्क नहीं किया है। हम आपको ऐसे ही खड़े होके सारा पढ़ा दें और अगर या फिर ऐसे हटके यहाँ फिर से आके पढ़ा दें तो हमने वर्क नहीं किया है। ठीक, ये वर्क नहीं है। यहाँ पे जो नेटवर्क है वो जीरो है, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है। साइंस कहता है कि जब तक कि डिस्प्लेसमेंट आपकी बॉडी में नहीं होगा कुछ, तब तक कि वर्क शून्य ही रहेगा। ठीक है, तो वर्क कुछ ये होता है, मतलब कि वर्क के लिए हमें साइंस में दो चीजें चाहिए। W बराबर, इसीलिए फॉर्मूले में भी दिया है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यानी कि अगर वर्क हमें करना है, साइंस में वर्क दिखाना है कि हमने किया है, तो इसलिए हमें डिस्प्लेसमेंट भी थोड़ा बहुत चाहिए। तो W बराबर एफ डी होता है, और अगर एफ और डी के बीच का एंगल थीटा हो तो वहां पे फॉर्मूला इसका हो जाता है W बराबर एफ डी कॉस थीटा। अब कॉस थीटा ये दिखाता है कि इसका जो है स्केलर प्रोडक्ट है। अगर किसी भी चीज के साथ या किसी भी फॉर्मूले में कॉस थीटा लगा होता है तो ज्यादातर जो है स्केलर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ से हमें एक और चीज पता चलती है, जो वर्क है वो क्या है, वर्क है हमारी स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद स्केलर क्वांटिटी वर्क है। अब हम सॉरी, क्वांटिटी की स्पेलिंग गलत हो गई है, क्वांटिटी लिख दिए। एक्चुअली हम यूके से अंग्रेजी सीख के आए हैं, तो यूके में जो है अंग्रेजी की स्पेलिंग ऐसा ही लिखाई जाती है। क्या है, स्केलर क्वांटिटी है वर्क। हाँ, तो वर्क का हमने फॉर्मूला देख लिया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और वर्क स्केलर क्वांटिटी है। अब अगर हम बात करें वर्क की एसआई यूनिट की, तो देखिए वर्क की जो एसआई यूनिट होती है वो तो आपको पता ही होगी, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। जो वर्क की एसआई यूनिट है वो है हमारे पास जूल। ठीक, उसके बाद अगर हम इसकी नॉर्मल यूनिट निकालें जो होती है डिराइव्ड यूनिट जिसे कहते हैं, मतलब कि फिजिकल क्वांटिटीज की सहायता से निकाली गई यूनिट। तो देखिए फोर्स की हमारे पास यूनिट क्या हो जाती है, फोर्स की यूनिट के लिए हमें मास इनटू एक्सेलरेशन से निकालना होता है, तो वहां से निकल के आती है केजी। और मास, ये तो देखिए मास हो गया। एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर का हो जाएगा एम और पर सेकंड स्क्वायर। तो ये यूनिट हमारे पास हो गई फोर्स की, और इनटू में डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट भी एक प्रकार से लेंथ है, लेंथ की यूनिट क्या हो जाती है, मीटर। तो यहाँ से हमारी जो निकलती है डिराइव्ड यूनिट वो होती है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये होती है इसकी डिराइव्ड यूनिट। ठीक, अब बात करें अगर सीजीएस यूनिट में वर्क की यूनिट क्या होगी, तो जो सीजीएस यूनिट में वर्क की जो सीजीएस जो यूनिट होती है उसमें वर्क की यूनिट होती है क्या, अर्ग। ठीक है, तो ये होती है यूनिट अर्ग, तो इतना याद रखिएगा। और अगर बात करें कि वर्क क्या जीरो हो सकता है, तो हाँ हो सकता है। अभी हमने बताया अगर जब तक कि डिस्प्लेसमेंट बॉडी में नहीं है तब तक कि वर्क जीरो होगा। वर्क नेगेटिव भी हो सकता है और वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, तो ये भी याद रखिएगा। वर्क जो है निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ये तीन कंडीशन है वर्क की क्या क्या हो सकता है। ठीक,
अब वर्क में इतना ही हमें जानना है, ठीक। वर्क के बाद हमारा नेक्स्ट जो टर्म है या नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारे पास एनर्जी। तो इसको हम हटाते हैं, फिर देखते हैं एनर्जी क्या होती है, ठीक है। एनर्जी यानी कि वर्क डूइंग कैपेसिटी को ही कहते हैं एनर्जी। बॉडी में एनर्जी होगी तो वो काम हम करेंगे स्पीडली। तो कुछ ऐसा ही है जनरल जो हमारी बोलचाल की भाषा है, जिसे साइंस की भी लैंग्वेज बनती है एनर्जी की। देखिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, वो है एनर्जी। तो देखिए एनर्जी होता है डूइंग वर्क कैपेसिटी, मतलब कि अगर आपके अंदर एनर्जी को भरी हुई है तो आप काम को जल्दी जल्दी कर देंगे। तो आप जितनी जल्दी काम को कर रहे हैं वही आपकी एनर्जी है। अगर आपके अंदर एनर्जी होगी तो आप 10 किलोमीटर दौड़ के आ जाएंगे, मतलब कि 10 किलोमीटर ज्यादा हो गया, लेकिन कर तो सकते हैं। मतलब कि एनर्जी जिस इंसान के अंदर होती है उसको कार्य करने की क्षमता ज्यादा होती है, वो स्पीडली वर्क करता है। तो ये होती है एनर्जी। तो एनर्जी का फॉर्मूला अगर देखें तो वो हो जाता है E बराबर W/T। ये होता है हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला। अब अगर कोई बात कर दे एनर्जी कितने टाइप की होती है, तो उससे कह देना कि ये जो है ना तो हमारे चच्चा पढ़े हैं, ना तो हमारे चच्चा विधायक हैं जो उन्होंने हमें पढ़ाया है, और ना तो तुम्हें पढ़ा पाएंगे। अगर पढ़ भी लिए ना तो तुम जिंदगी जुड़ जाएगी, तुम जान ही नहीं पाओगे एनर्जी कितने प्रकार की होती है। क्योंकि एनर्जी इतने प्रकार की होती है जितना आप गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन उसके टाइप्स नहीं खत्म होंगे। तो उसके हम केवल बेसिक टाइप्स देखेंगे, वो भी कौन सी, मैकेनिकल एनर्जी के दो जो टाइप होते हैं। कौन कौन से मैकेनिकल एनर्जी के दो, काइनेटिक और पोटेंशियल। तो वो देखेंगे केवल हम, बाकी नहीं जाएंगे। बाकी तो आगे मिलते रहेंगे, कुछ और कुछ मिलेंगे कुछ नहीं मिलेंगे। जो बेसिक में जितने आएंगे उतने हम कवर करेंगे, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला ये हो गया E बराबर W/T, और यही कहीं कहीं हो जाता है E बराबर P/T। तो उतना आपको टेंशन नहीं लेना है, ये बेसिक फॉर्मूला होता है। इसके बाद अगर हम बात करें एनर्जी की या फिर बात करें हम वर्क की, तो सॉरी, अगर हम बात करें एनर्जी की तो क्या हो जाती है एनर्जी की, तो एनर्जी की जो यूनिट है वो हो जाती है हमारे पास जूल, ठीक। इसके बाद और अगर हम बात करें इस चीज की, हम अगर बात कर लें जूल, ये हो गई एसआई हमारे पास यूनिट। और अगर हम बात करें सीजीएस यूनिट की, तो अभी हमने बताई जो वर्क की यूनिट होती है वही एनर्जी की यूनिट होती है, क्योंकि वर्क और एनर्जी सेम सेम होता है, बस उसमें रेट ऑफ डूइंग वर्क कैपेसिटी बढ़ जाती है। और इसी हिसाब से अगर इसका हम ये फॉर्मूला लिखें तो ये फॉर्मूला भी कहीं कहीं गलत होता है। तो इसलिए हम ऐसा फॉर्मूला लिखते हैं जो हमें सही लगे, ये यानी कि हर जगह वैलिड हो। तो हम लिख लेते हैं आइंस्टीन की फेमस इक्वेशन mc², ठीक है। तो जूल हो गया। सीजीएस में इसकी यूनिट हमने अभी आपको बताई अर्ग होती है। अब जो एक अर्ग बराबर कितने जूल होते हैं ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो ये याद रखिएगा, एक जूल बराबर होते हैं 10⁻⁷ अर्ग। तो ये याद रखने वाली चीज है, इसको याद रखिएगा, ठीक। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास कि एनर्जी और वर्क का जो रिलेशन है वो कौन सी थ्योरम दिखाती है। तो ये केवल आपको थ्योरम याद रखनी है। उस थ्योरम का नाम है मास एनर्जी इक्विवेलेंस थ्योरम, मास एनर्जी इक्विवेलेंस थ्योरम, या फिर वर्क एनर्जी भी कह सकते हैं, वर्क एनर्जी इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस का मतलब है समानता दिखाने वाली थ्योरम, इक्विवेलेंस थ्योरम। तो जो ये थ्योरम है यही कहती है कि वर्क और एनर्जी लगभग लगभग सेम है, वर्क और एनर्जी की सारी यूनिट आगे मिल रही होंगी। अगर कोई चीज वर्क में निकल के आई है तो उसे हम W बराबर एनर्जी में लिख सकते हैं सॉल्व करने के बाद। अब देख लेते हैं हम एनर्जी के कुछ टाइप। तो एनर्जी के टाइप्स तो बहुत होते हैं, लेकिन हम इसके केवल दो मैकेनिकल एनर्जी के टाइप देखेंगे। मैकेनिकल एनर्जी के हम दो टाइप्स देख रहे होंगे। पहली मैकेनिकल एनर्जी का टाइप है पोटेंशियल एनर्जी, और उसके बाद हमारा दूसरा है काइनेटिक एनर्जी। तो ये दो हम केवल टाइप्स देखेंगे अपनी वीडियो में, क्योंकि बेसिक में यही होते हैं, पोटेंशियल और काइनेटिक। तो देखिए पोटेंशियल मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी वहां पर होगी जहां पे एनर्जी या फिर जहां पे कार्य या जहां पे फोर्स हमें अप्लाई करना पड़ रहा हो एक रुकी हुई वस्तु पर, ठीक। यानी कि एनर्जी बाय द पोजीशन जो हो वो क्या हो, स्टॉप हो, यानी कि विरामा अवस्था में हो, इसी को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि ये मारकर ऊपर से गिरा, फिर गिरने के बाद जब ये नीचे जाएगा तो जब नीचे जाके गिर के रुक जाएगा तो वो जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल का हिंदी अर्थ ही है स्थितिज ऊर्जा, यानी रुकी हुई ऊर्जा। तो एनर्जी ड्यू टू द स्टॉप मोशन, ठीक है, ड्यू टू इनर्शिया, यही होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो चलिए देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ऊपर का इरेज कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी देखने के लिए, और ये ऊपर की वर्क पावर एनर्जी भी इरेज कर रहे हैं। जगह स्पेस बनाते हैं। हमारा व्हाइट बोर्ड जो है थोड़ा सा क्या है, छोटा है थोड़ा सा,
हाँ, तो अब हमने क्या कहा, बात करना है हमें पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बारे में। तो चलिए देखते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बारे में। तो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं। तो ये पोटेंशियल एनर्जी हमने आपको भी बताया कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, विरामावस्था के कारण जो ऊर्जा होती है, जो एनर्जी होती है, वही होती है पोटेंशियल एनर्जी। आप पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला उस संबंध में देख रहे होंगे जब कोई वस्तु गिर रही हो ग्रेविटी के अलोंग, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही हो, तो क्या होगा इसका फॉर्मूला। तो पोटेंशियल एनर्जी को उस समय हम यू से लिखते हैं, यू बराबर हो जाता है mgh, जहां पे h हमारे पास क्या है, h हमारे पास हो जाती है हाइट की, उस ऑब्जेक्ट को कितनी ऊंचाई से गिराया गया है। वहीं पे g हमारे पास हो जाता है क्या, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, यानी कि इसको सिंपल आसान में कह सकते हैं ग्रेविटी। फिर m तो पता ही है उस ऑब्जेक्ट का मास कितना होगा, ठीक। तो देखिए जो स्मॉल जी है इसकी वैल्यू होती है, वो आपको याद रखना है, स्मॉल जी की जो वैल्यू होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन जब हम कैलकुलेशन करते हैं किसी फॉर्मूले में या फिर किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय, तो वहां पे हम इसकी यूनिट 10 मान के एज्यूम कर लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन सिंपल हो सके, ठीक है। और बात रही यहाँ पे इसकी यूनिट की, तो जितनी भी एनर्जी है सबकी यूनिट सेम होती है, वो होती है जूल, ठीक। तो इतना हो गया। अब अगर हम पोटेंशियल एनर्जी का कोई एग्जांपल देखें तो क्या होगा, ऊपर से वस्तु गिरती है, उसके बाद नीचे रुक जाती है, ठीक है। तो हम फिर स्प्रिंग को खींचते हैं और स्प्रिंग खींचने के बाद जाके फिर उसी पोजीशन में जाके रुकती है। तो रुकने के बाद जो एनर्जी होती है वही होती है काइनेटिक एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी। तो एग्जांपल इसके आपको बस इतने ही अपने माइंड में रख लेने हैं ज्यादातर, ठीक। फिर नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी के बाद हमारा आ जाता है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है पता है आपको, काइनेटिक एनर्जी, ये नाम से पता चल रहा है, काइनेटिक यानी कि गतिज। तो जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं उसमें जो एनर्जी होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी, यानी कि एनर्जी ड्यू टू द ऑब्जेक्ट्स मोशन या मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसे कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, जहां पे m आपको पता ही है क्या होगा, मास होगा, और v क्या होगा, v हो जाएगी हमारे पास वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो v हमारे पास है वेलोसिटी और वहीं पे m हमारे पास हो गया है मास। बात करें यूनिट की, तो यूनिट हो जाएगी जूल, क्योंकि ए भी है एक एनर्जी, और जितनी एनर्जी होती है सबकी यूनिट जूल होती है। तो ये हमारे पास हो गया काइनेटिक एनर्जी और ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर हम नेट मैकेनिकल एनर्जी निकालेंगे यानी कि ई नेट निकालेंगे, तो वो हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं रिलेशन। एक रिलेशन हमको देखना है मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का, ये जनरली कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो मोमेंटम और यानी कि पी एंड काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन है वो देखना है। तो देखिए इसके लिए हमें दोनों जो टर्म लिखी हुई है यानी कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी, इनका दोनों का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। देखिए फॉर्मूला जो मोमेंटम का होता है वो होता है P बराबर mv, और वही काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अभी हमने ऊपर लिखा यानी कि हाफ mv स्क्वायर। तो बस हमें कुछ इन्हीं दो फार्मूलों का यूज करके हमें निकाल लेना है इनके बीच रिलेशन। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर, ठीक, और P बराबर होता है mv यानी कि मोमेंटम। तो जब हम काइनेटिक एनर्जी में mv की जगह रख देंगे हम क्या, P रख सकते हैं, तो P रख दिया हमने, एक V चला गया, एक V बचा। अब क्या करेंगे हम करा देंगे ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई। उसके बाद क्या होगा, ऊपर mv एक और आ गया तो इसको हम एक और P लिख सकते हैं, तो ऊपर हो जाएगा P इंटू P और अपॉन में 2m, यानी कि P स्क्वायर बाई 2m। तो यही होता है रिलेशन। तो हमारे पास जो रिलेशन मिला पोटेंशियल मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का, वो मिला है काइनेटिक एनर्जी बराबर P स्क्वायर अपॉन 2m। अब एक चीज हम और देख लेते हैं, अगर कोई दो ऑब्जेक्ट हैं जिनका जो है वेलोसिटी सेम है और वो मूव कर रहे हैं, तो जो हल्का वाला ऑब्जेक्ट है उसका मोमेंटम ज्यादा होता है। मतलब कि दो लोग हैं साथ ही में दौड़ रहे हैं बहुत तेज से, ठीक, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, मतलब कि वेलोसिटी उनकी चेंज नहीं हो रही है। तो जो हल्की वाली वस्तु है उसका मोमेंटम ज्यादा होता है कंपेयर ऑफ भारी वाली वस्तु के। तो हमने ये देख लिया रिलेशन पोटेंशियल एनर्जी, रिलेशन हमने देख लिया मोमेंटम, पी यहाँ पे क्या है ये याद रखिएगा, पी यहाँ पे है मोमेंटम यानी कि संवेग। तो हमने मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन भी देख लिया। अब इसके बाद हम जान लेते हैं कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी,
जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारे यूनिवर्स है ना, उस पूरे यूनिवर्स में एनर्जी जो है एक कांस्टेंट है, यानी कि जितनी एनर्जी जब यूनिवर्स बना था तब थी और उतनी ही एनर्जी अभी है। एनर्जी नहीं बढ़ सकती है और ना ही कम हो सकती है। तो उसी से मिलता जुलता कुछ उन्हीं के टर्म में आइंस्टीन ने जो है हमें एनर्जी का कंजर्वेशन लॉ बताया था। तो चलिए वो हम देखते हैं। तो पहले इसको हम इरेज कर देते हैं, फिर हम देखते हैं एनर्जी का कंजर्वेशन लॉ। तो एनर्जी का कंजर्वेशन लॉ जो सिंपल सा यही है कि एनर्जी जो है ना तो बनाई जा सकती है और ना ही खत्म की जा सकती है, क्योंकि एनर्जी क्या है, एनर्जी पूरे यूनिवर्स में हमारे पूरे यूनिवर्स में जो एनर्जी है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो एनर्जी का कंजर्वेशन लॉ कुछ ऐसे ही होता है। देखिए हम अभी लिखते हैं और फिर आपको समझाते हैं। एनर्जी का कंजर्वेशन लॉ, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ ये होता है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, nor be destroyed. It can only transform from the one energy to another energy form, one energy to another energy form. अब आपने ये देख ली लिखी हुई लैंग्वेज। अब ये है क्या, तो ये सिंपल यही है कि जो है ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है, उसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। अब रूप क्या है, तो जो रूप होते हैं वो मतलब कि यही है कि पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक में बदलना, ठीक है, केमिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में बदलना और इलेक्ट्रिक एनर्जी को साउंड एनर्जी में बदलना, साउंड को इलेक्ट्रिक में बदलना, ठीक है। तो यही सारे जो रूप हैं, ये एनर्जी के सारे रूप हैं। हमने बताया ना एनर्जी बहुत टाइप्स की होती है, उसके टाइप्स आप पढ़ने जाएंगे तो आप पढ़ते ही रह जाएंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं कुछ हम ऐसे टाइप्स की किस एनर्जी को किस में बदला जाता है, ठीक है। तो देखिए कुछ हम ट्रांसफॉर्मेशन देख लेते हैं एनर्जी का। देखिए जो डायनेमो होता है उसके द्वारा क्या होता है, डायनेमो के द्वारा जो है यांत्रिक एनर्जी को यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को बदला जाता है किसमें, मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब आपने देखा ही होगा कि जनरेटर जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमें थोड़ा वर्क करना पड़ता है ना, तो वो फिर कन्वर्ट किस में हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिक में। उसी तो लाइट बनती है जनरेटर में, पेट्रोल डालने के बाद मतलब सॉरी डीजल डालने के बाद हम वर्क करते हैं कुछ अपना, वो होती है मैकेनिकल एनर्जी। फिर उसके बाद जो कन्वर्ट होती है ना तो वो हो जाती है हमारे पास क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसी से हम देख लेते हैं जो होता है काहे से, टरबाइन से। टरबाइन जो होता है जिससे बनता है क्या हमारे पास टरबाइन, यानी कि कहें तो हम वहां भी वर्क ही करना पड़ता है, वाटर के ऊपर वर्क करना पड़ता है। तो हम लिख सकते हैं वाटर एनर्जी, लेकिन वाटर एनर्जी लिखना सही नहीं होगा, तो ये भी हो जाएगा मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसी प्रकार से हम केमिकल एनर्जी से जा सकते हैं। जो सेल होते हैं हमारे पास वो क्या होते हैं, केमिकली होते हैं, उसमें केमिकल भरा होता है उसके अंदर। फिर जब हम उसका यूज करते हैं तो वो किसमें चेंज हो जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यूज होता है। बैटरी लेके आते हैं उसमें केमिकल ही तो भरे होते हैं, एसिड भरे होते हैं, फिर चेंज होते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ऐसे ही जो हमारे पास बूफर होता है, मान लीजिए स्पीकर, तो स्पीकर में क्या होता है जनरली, स्पीकर में जो है इलेक्ट्रिक देते हैं करंट उसे, तो इलेक्ट्रिक जो है एनर्जी कन्वर्ट कर देती है काहे में, इसको कन्वर्ट कर देती है साउंड एनर्जी में। तो ऐसे ही बहुत सारे टाइप है जो कि एनर्जी एक दूसरे से बदलती रहती है। तो यही मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है। और एनर्जी का कंजर्वेशन लॉ यही कहता है कि एनर्जी खत्म नहीं कर सकते, ना ही हम एक्स्ट्रा बना सकते हैं, केवल उसके एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में हम खत्म कर सकते हैं। यानी कि हमारी एनर्जी यहाँ वेस्ट हम कर रहे हैं तो वो कहीं जाके दूसरे ट्रांसफॉर्म हो रही होगी। हम आपको बढ़ा रहे हैं, हमारी बॉडी की एनर्जी निकल रही है, लेकिन ये कहीं और जाके ट्रांसफॉर्म दूसरे रूप में बदल रही है। बोल रहे हैं तो हमारे अंदर की आवाज साउंड में निकल रही है, फिर वो ट्रैवल करते हुए बदल रही है। अब साउंड ट्रैवल कैसे करती है वो तो हम साउंड वाले टॉपिक में ही देखेंगे, ठीक है। तो हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो गया। अब हमारे पास बचता है लास्ट टॉपिक पावर, और उसकी कुछ यूनिट्स बचती हैं, तो वो अब हम देखते हैं, इसको इरेज कर रहे हैं। पावर तो मतलब कि पावर यही है रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, यानी कि एक सेकंड में हमने कितना वर्क किया है, यही है पावर। तो पावर मतलब कि वो वाला पावर नहीं है जो आपके अंदर रवला उला दिखाते हैं, रवला उला दिखाना वो दूसरी चीज है। हम यहाँ पे पावर देखते हैं क्या होता है। पावर मतलब कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, क्या, रेट ऑफ
डूइंग वर्क, यही होती है पावर। पावर की अगर हम फार्मूले की बात करें तो वो हो जाता है P बराबर W/T, यानी कि कितने सेकंड में कितना हमने वर्क किया, यही होता है पावर। W वर्क है और T टाइम है। तो पावर की जो यूनिट होती है वो होती है पहली जूल पर सेकंड, लेकिन ये जनरली यूज की नहीं जाती है क्योंकि पावर को जिस साइंटिस्ट ने बनाने मतलब पावर को डिस्कवर करने के लिए जिस साइंटिस्ट ने अपना कोशिश, अपना आत्म, अपना बल, अपना जो है सब कुछ निछावर कर दिया, उन्हीं के नाम पे पावर की यूनिट दे दी गई। वो क्या थी? वाट। तो वाट एक साइंटिस्ट थे, जेम्स वाट करके उनका पूरा नाम था, तो उन्हीं के नाम पर इसकी यूनिट दे दी गई। ये होती है एसआई यूनिट और ये भी एक हिसाब से एसआई यूनिट ही होती है। तो पावर आपको पता चल गया, पावर की यूनिट पता चल गई। अब पावर की कुछ छोटी बड़ी यूनिट भी होती है, वो भी याद रखिएगा। देखिए पावर की जो एक कॉमनली यूज होती है, मतलब कि बहुत ही यूज होती है, पेपर में अक्सर पूछी जाती है, वो होती है हार्स पावर, यानी कि 1 HP। 1 HP बराबर होता है 746 वाट। इसे भी किसने बताया था? अगर कोई कहे इसे भी डिस्कवर किया था, किसने? इसे भी डिस्कवर किया था जेम्स वाट ने, जिन्होंने पावर को डिस्कवर या पावर को रिसर्च की थी। और बात कर लें कि हम 1000 वाट या फिर 1 वाट में कितने किलोवाट होते हैं, तो देखिए 1000 जो वाट होता है वो बराबर होता है 1 किलोवाट के। ये बड़ी बड़ी यूनिट है किसकी? पावर की। और अगर हम बात कर लें 10 की पावर 6, यानी कि 10 की पावर 6 वाट किसके बराबर होता है? 1 मेगावाट के बराबर होता है, यानी कि जो है 1 मेगावाट में 10 की पावर 6 वाट होते हैं। तो ये कुछ बड़ी यूनिट है। और अगर हम बात कर लें जो मतलब कि घर पे यूज होने वाली चीजें, जैसे कि लाइट जल रही, इनकी हम पावर्स कैसे निकालते हैं? होता है ना कितनी यूनिट एनर्जी है ये, तो इसे हम कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। तो जो वो निकालने के लिए यूज करते हैं, वहां पे यूज करते हैं वाट पर सेकंड लगा के यूनिट। लेकिन वाट पर सेकंड जो है वाट इंटू सेकंड, इससे हम छोटी चीजें नहीं निकाल सकते। देखिए वाट इंटू सेकंड ये पावर की यूनिट नहीं है, ये यूनिट है काहे की? ये यूनिट है एनर्जी की, याद रखिएगा। तो ये एनर्जी की यूनिट है। तब जब घर पे या फिर कमर्शियल यूज के लिए जो हम लाइट का यूज करते हैं, उसकी जब हमें निकालनी होती है, यानी कि उसकी जब हमें रीडिंग निकालनी होती है, तो हम इन्हीं चीजों का यूज करते हैं। वाट इंटू सेकंड तो यही हो गया कि 1 सेकंड और 1 वाट। फिर इसके बाद जो बड़ी यूनिट आती है इसकी, वो आती है किलोवाट इंटू सेकंड, और उससे भी बड़ी यूनिट आती है किलोवाट आवर, इसे लिखते हैं KWH। तो 1 किलोवाट आवर अगर कोई पूछे बराबर कितना होगा, तो 1 किलोवाट होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 5 जूल। तो इतना होता है जूल इंटू सेकेंड। अगर हमें निकालनी है केवल पावर तो इतनी हो जाएगी, और सेकंड लगा देंगे तो ये भी एनर्जी हो जाएगी। तो ये याद रखिएगा। तो ये कुछ मतलब कि बड़ी यूनिट है। ये यूनिट क्या है? ये कमर्शियल यूनिट है। इसको ज्यादातर कमर्शियल यूनिट हम याद रखते हैं, यानी कि घर में यूज होने वाली अगर हमें एनर्जी मतलब कि लाइट है उसकी हमें निकालनी है रीडिंग्स, तब हम इसका यूज करते हैं 3.6 इंटू 10 की पावर 5 जूल। और अगर हम बात कर लें कि 1 किलोवाट में कितना हार्स पावर होता है, तो भी याद रखिएगा 1 किलोवाट में लगभग 1.34 हार्स पावर होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, तो जनरली पावर में इतना ही चीज है जो आपको याद रखना है मेरे हिसाब से। अगर कुछ बचता है तो वो हम अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इस वीडियो के अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो इंपॉर्टेंट अभी तक हमारे हिसाब से कुछ भी छूटा नहीं। आज हमने एक पॉइंट वाइज सारा कवर कर दिया है। ठीक है, तो आई होप कि आपने ये वीडियोस देखा होगा और आपको कुछ समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो क्या कर सकते हैं आप, कैसे बताएंगे हमें? हाँ, तो कमेंट से बता सकते हैं। अगर समझ आया, नहीं समझ आया तो वो भी बता सकते हैं, तो इम्प्रूव करेंगे थोड़ा आगे। हाँ, तो इस वीडियो में इतना ही। पढ़ते रहिए, मौज मस्ती करते रहिए। तब तक के लिए ओके, टाटा, गुड बाय।